नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यानी इंसान की इच्छा कुछ होती है, ईश्वर कुछ और करता है। और किसी शायर ने कहा है कि आदमी लाख करे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब अगर मोदी और शाह को देखें तो उनकी इच्छा तो यही है कि 2024 के लिए रास्ते से सारे कांटे, सारे रोड़े हटा दिए जाए। और उन्होंने किया भी वही कर रहे हैं। नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता को बीजेपी को एपेक्स बॉडी से बाहर कर दिया। शिवराज सिंह चौहान के पर कतर दिए। योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में आना चाहते थे, जिनको सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जगह देनी चाहिए थी, उनको भी दूर रखा है। और अगला नंबर राजनाथ सिंह का है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कांटे एक एक करके सभी साफ किए जा रहे हैं। अब रास्ता तो गुजरात लॉबी ने अपना साफ कर लिया है, पर अगर 2024 में 272 सीटें नहीं आई तो फिर क्या होगा? अब दोस्तों, मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं। कई ऐसे सर्वे आए, खासकर बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश ने जैसे ही दामन छोड़ा है मोदी और अमित शाह का, उसके बाद जो सर्वे आए, खासकर इंडिया टुडे का जो सर्वे आया है, उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि बिहार झारखंड में भारी नुकसान होगा। और कई इंडिपेंडेंट सेफोलॉजिस्ट हैं, कई राजनीतिक पंडित हैं जिन्होंने अपने आकलन दिए हैं और उसमें कहा है कि बीजेपी के लिए 2024 की राह जो है, रास्ता बहुत मुश्किल है। और उसमें से एक बेसलाइन असेसमेंट योगेंद्र यादव जी का है। अब अगर योगेंद्र यादव को हम एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर देखें तो हिंदुस्तान के आप कह सकते हैं कि एक जाने माने सेफोलॉजिस्ट रहे। और इन्होंने जो अपना सबसे ताज़ा सर्वे दिया है बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद, उसमें योगेंद्र ने कहा है कि बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी को 272 सीटें मिलें। यानी बीजेपी अमित शाह और मोदी के नेतृत्व में 272 के मार्क को टच नहीं करने जा रही। अब दोस्तों, अगर 2024 में बीजेपी को 272 सीट नहीं मिलने वाली तो सवाल उठता है कि फिर मोदी और शाह का क्या होगा, उनके अरमानों का क्या होगा, ख्वाहिशों का क्या होगा। हमें लगता है कि इस पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं योगेंद्र यादव के बेसलाइन असेसमेंट की। अब दोस्तों, अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो योगेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर देश को 3 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा कोस्टल बेल्ट है जो पश्चिम बंगाल से केरल तक रन करता है, यानी आप कह सकते हैं भारत का पूर्वी तट। और एक उन्होंने हिंदी हार्टलैंड को लिया है, लेकिन इस हिंदी हार्टलैंड में इन्होंने बिहार और झारखंड को माइनस कर दिया है। और एक मिडिल बेल्ट को लिया है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि कोस्टल बेल्ट में, यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु, केरल, ये जो स्ट्रेच है, इस स्ट्रेच में 190 सीटें हैं, 190 सीट्स हैं। और इसमें बीजेपी को पिछले चुनाव में 2019 में 36 सीट मिली थी। और ये आकलन यादव जी का कहता है कि इस बार 36 नहीं 25 सीटें, यानी कुल मिलाकर 9 से 10 सीटों का नुकसान है। और उनका ये कहना है कि आंध्र प्रदेश में हो सकता है बहुत अच्छा ना करे, तेलंगाना में 2-4 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी बहुत कुछ कर नहीं पाएगी और केरल में और तमिलनाडु में कोई उम्मीद नहीं है। तो 25 सीट दे रहे हैं, यानी सीधे सीधे आप कह सकते हैं 10-11 सीटों का नुकसान है। अब हिंदी हार्टलैंड की अगर हम बात करें तो हिंदी हार्टलैंड में, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि बिहार और झारखंड को माइनस कर दिया है योगेंद्र यादव ने। 203 सीटें हैं यहाँ पर, और 203 में पिछली बार 182 सीटें, 182 सीट्स बीजेपी ने हासिल की थी। लेकिन 2024 में योगेंद्र यादव का आकलन है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो 150 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी, यानी सीधे सीधे आप कह सकते हैं 30-32 सीटों का नुकसान है। और वो कारण बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यहाँ शिवराज सिंह चौहान है, एंटी इनकम्बेंसी लगी हुई है, और अभी जो निकाय चुनाव हैं बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस नहीं रहा है। वहाँ पर सीटें कुछ माइनस हो सकती हैं, राजस्थान में सीटें माइनस हो सकती हैं, छत्तीसगढ़ में हो सकती हैं, और यूपी में भी
जो परफॉर्मेंस 2019 की जो पीक पर थी या 2014 में, इस तरह की परफॉर्मेंस शायद आज की तारीख में मोदी ना दे पाए। तो जहां 182 सीटें मिली थी, 150 सीट दे रहे हैं। और फिर वो कहते हैं मिडिल बेल्ट की बात करते हैं। इस मिडिल बेल्ट में उन्होंने बिहार को रखा है, झारखंड को रखा है, कर्नाटक को लिया है, महाराष्ट्र को लिया, असम को लिया है, और इसमें 150 सीटें हैं। और इन 150 में से पिछली बार 80 सीट जो है वो बीजेपी ने जीती थी। इस बार 65 सीटें यहाँ पर वो दे रहे हैं। 15 सीटों का नुकसान हो सकता है बीजेपी को 2024 में। और उनका तर्क है कि महाराष्ट्र में जब से ये अलायंस टूटी है शिवसेना के साथ, तो बीजेपी को इसका नुकसान होगा। उद्धव ठाकरे नुकसान करेंगे, उधर एनसीपी है और एक मराठा लॉबी है, वो नुकसान कर सकती है। और एकनाथ शिंदे की जो साख है थोड़ी गिरी है, और फडणवीस भी वो फडणवीस नहीं रहे जब से उन्होंने कुछ भ्रष्टाचारियों की मदद करी। तो एक छवि पर डेंट पड़ा है फडणवीस के भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो उन्होंने शिवसेना से लिए हैं, जो सरकार बनाई है, उसमें वो लोग हैं, वो विधायक हैं जिन पर भ्रष्टाचार के ईडी की जांच चल रही, सीबीआई की जांच चल रही। तो एक डेंट हुआ है, और इसलिए वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। कर्नाटक में भले ही उन्होंने येदियुरप्पा को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में रख लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं उस तरह की परफॉर्मेंस रिपीट करने का। और बिहार में तो जैसा कि नीतीश कुमार आ ही गए हैं, तो वो अलायंस नहीं रहेगी। और अमित शाह ने खुद कहा था कि बिहार में जहां लालू और नीतीश एक तरफ हो जाएं, या नीतीश और बीजेपी एक तरफ हो जाएं, तो चुनाव का परिणाम बदल सकता है। इस बार नीतीश और लालू एक हैं, तो नुकसान जो है वो बीजेपी का होगा। तो यहाँ पर 65 सीट, कुल मिलाकर 240। ये जो 240 का आंकड़ा है, अगर ये आ रहा है जैसा कि असेसमेंट मैंने कहा ना सिर्फ बड़े सर्वेज में जो इंडिपेंडेंट सेफोलॉजिस्ट हैं उनके भी सर्वे कोई 250, कोई 252, कोई 240 इस तरह की सीट्स दे रहा है। 240 का अगर मार्क आता है तो ये ऐसी संख्या है जो मुसीबतों से भरी हुई है, क्योंकि तब कुछ भी हो सकता है, बीजेपी के अंदर से, बीजेपी के बाहर से। 240 एक डेंजरस मार्क होगा मोदी और शाह के लिए। अब दोस्तों, अगर 240 या 250 ये जो फिगर है, अगर ये डेंजरस मार्क है मोदी के लिए और अमित शाह के लिए, तो ये नौबत आ क्यों रही है? और अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं कि उसकी वजह महंगाई है, बेरोज़गारी है, एक जर्जर अर्थव्यवस्था है, हर आदमी परेशान है, बेहाल है। ये तो है, लेकिन इससे भी बड़ा एक कारण है, और वो कारण है अहंकार का। अहंकार और बदले की भावना। बदले की भावना से छापे डालना, बदले की भावना से अपने प्रतिद्वंदियों को जेल भेजना, फर्जी मुकदमे और इस तरह की जो भी कार्रवाई हो रही जो आप देख रहे हैं, सरकारें गिरा देना, सरकारें तोड़ देना, विधायक पार्टी तोड़ देना, चितर बितर कर देना, सत्ता के दम पर, संस्थाओं के दम पर, ये जो बदले की भावना है, इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और एरोगेंस, अहंकार, जिसकी वजह से पार्टी में घुटन है, मंत्रिमंडल में घुटन है, कार्यकर्ता मिल नहीं पाते, और ब्यूरोक्रेसी सवाल नहीं कर पाती, कुछ समझा नहीं पाती, कोई सलाह देने वाला नहीं चापलूसों के अलावा। ये जो एक अहंकार है, ये जो एरोगेंस है, ये वही एरोगेंस है और ये वही बदले की भावना है जो इस देश ने 1975 में इमरजेंसी के समय देखी थी, आपातकाल के समय देखी थी। जो हाल इंदिरा गांधी का था, वही कमोबेश हाल गुजरात लॉबी का है। और शायद इसीलिए सबसे सटीक टिप्पणी पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने की कि ये सरकार दो लोगों की है, दो लोगों की सरकार है और दो लोगों के लिए, हम दो हमारे दो। आज इस देश को चार लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। अब दोस्तों, ये जो बात राहुल गांधी ने कही, ये 3-4 बरस पहले से वो बार बार दोहरा रहे हैं, हम दो हमारे दो। यानी ये सरकार दो लोग चला रहे हैं, दो लोगों के लिए। आज की स्थिति जब हम देखते हैं, राजनीतिक स्थिति देखते हैं, तो राहुल गांधी की बातों में हमें सच्चाई नज़र आती है। अगर आप सरकार का हाल देखें तो ये हकीकत है कि जितने भी फैसले होते हैं वो या तो मोदी जी लेते हैं या फिर अमित शाह लेते हैं।
और जहाँ तक पार्टी का हाल है, संगठन का हाल है, तो लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक रबर स्टैंप है। आदेश ऊपर से आते हैं, सिर्फ उनके साइन होते हैं, उनकी मोहर लगती है। अब अगर ऐसी स्थिति है तो शर्मनाक है। और अगर बात हम संस्थाओं की करें, चाहे सीबीआई की करें, चाहे ईडी की करें, चाहे इनकम टैक्स की करें, या फिर गोदी मीडिया की करें, तो इसकी लगाम भी इन्हीं दोनों लोगों के हाथ में। इसमें कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है जो धीरे धीरे आपके सामने आ रही है। और अगर आप कॉरपोरेट देखें, अगर पैसे की बात करें, तो जाहिर तौर पर ये जो साहब हैं मुकेश अंबानी, ये ना सिर्फ देश के सबसे अमीर आदमी हैं, देश का सबसे बड़ा बिजनेस संभालते हैं, 70% मीडिया भी इन्हीं के पास है। और इसीलिए मैंने इन पर एक पूरा वीडियो बनाया था कि देश के सुपर एडिटर कौन है, सुपर संपादक मुकेश अंबानी आज की तारीख में। एजेंडा उन्हीं के चैनल सेट कर रहे हैं। और जहाँ तक अडानी साहब की बात है, तो किसी ज़माने में इन्होंने जहाज़ दिया था मोदी जी को इलेक्शन कैंपेन के लिए, और जहाज़ के बदले एयरपोर्ट ले लिए। अब मैं अंबानी और अडानी के बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत से मैंने वीडियोस बनाए जो आप देख सकते हैं माइक्रो लेवल पर जानकारी देने के लिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस सरकार में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी ज़्यादातर संस्थाओं पर काबिज हो चुकी है। और सबसे और बुरी बात यह है कि जो अहंकार है, जो एरोगेंस है, लेवल ऑफ एरोगेंस, अहंकार का जो स्केल है, जो स्तर है, घमंड कह लीजिए, वो भी बहुत नागवार गुजरता है। अगर आप बीजेपी के एमपी से मिले, मंत्रियों से मिलें, तो आपको सीधे सीधे लोग दबी जुबान में कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं बेहाल है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं। जैसा कोई गडकरी जी के पास विकल्प नहीं, वो करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ। और इसके अलावा बदले की भावना, ये दो एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं देश समझ रहा है। जिस तरह से इंदिरा गांधी के टाइम पर ये देश समझ रहा था कि इंदिरा जी ने जिस तरह से लोगों को जेलों में भरा, या फिर उन्होंने अपने अहंकार के आगे किसी की चलने नहीं दी, वही नौबत, वही दशा, वही दिशा आज दिख रही है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट समाज पे धीरे धीरे पड़ रहा है, जिसका असर आपको दिखेगा, जो बात सर्वे में सामने आ रही। तो अंतिम सवाल यही है कि क्या गुजरात लॉबी के सारे ख्वाब, सारे सपने 2024 में धरे के धरे रह जाएंगे? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब मिलेगा। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था, और जिस पर मैंने फोकस किया कि किस तरह से सरकार चल रही है, और उस सरकार में जिस तरह का अहंकार दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं पहले तो नौकरशाही पर, फिर सांसदों पर, फिर बाकी संस्थाओं पर, अब लोगों पर भी, आम लोगों पर भी नागवार गुजर रहा है। और उसका असर क्या होगा ये तो 2024 में पता लगेगा। आपके कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ता हूं, और मैं चाहूँगा कि आप बहुत साफगोई के साथ अपनी बात लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप बताएं, नहीं अच्छा लगा, क्या कमियां रह गई, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और आखिर में वही एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ये बात दूर तक जाए। कम से कम गोदी मीडिया जो दिखा रही है उससे इतर कुछ सच्चाई लोगों को पता लगे देश को, और तब वो अपना एक मन बना सकें 2024 में। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे फेसबुक में, और चैनल को लाइक करें, और सबसे बड़ी बात बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। कौन सी खबर आप देखना चाहते सबसे पहले आपको पता लग जाएगी। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।